निशा एक फौजी थी, पर फौजी होने के बाद भी निशा की शादी अमर नाम के एक गरीब लड़के से हुई थी। क्योंकि निशा अमर से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने अपनी मर्जी से अमर से शादी की थी। निशा ने अपनी शादी के लिए कुछ महीनों की छुट्टियां ली थी। निशा की अभी अभी अमर से शादी हुई थी और इसलिए दोनों ही बहुत खुश थे। निशा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरी बीवी बनोगी। मैं एक फौजी का पति हूँ, मुझे खुद पर गर्व है और उससे ज्यादा तुम पर। अमर, हम फौजियों के सीने में भी दिल होता है और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सब तुम्हारी वजह से। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद मैं कभी फौजी नहीं बन पाती। छोड़ो ना निशा, पुरानी बातों को भूल जाओ। वैसे भी 1 महीने बाद तुम्हें दोबारा से बॉर्डर पर जाना पड़ेगा, इसलिए हम दोनों जब तक साथ हैं हम सिर्फ अपनी बातें करेंगे। निशा और अमर की जिंदगी अच्छी चल रही थी। गरीब होने के बाद भी निशा अपने पति और अपनी सास सुमित्रा के साथ बहुत खुश थी, पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। ऐसे ही एक दिन निशा अमर के साथ किसी काम से बाहर जाती है और तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में निशा तो बच जाती है, पर अमर के सर पर काफी चोट लगती है, जिस वजह से अमर अपाहिज हो जाता है और वो कोमा में चला जाता है। डॉक्टर साहब, मेरे पति भी थे, वो कहाँ है? माफ करना निशा जी, पर आपके पति अब कभी अपने पैरों पर चल नहीं सकते और वो इस समय कोमा में है। डॉक्टर की आवाज सुनकर निशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और कुछ दिनों बाद निशा अपने पति के साथ घर जाती है, जहां सुमित्रा निशा से कहती है, बहू, ये अमर को क्या हो गया? हे भगवान, तूने मेरे बेटे के साथ ये सब क्या किया? उसने तो अभी ही अपनी जिंदगी जीना शुरू किया था और अगर तुझे ऐसा ही कुछ करना था तो मेरे साथ करता ना। मैंने तो अपनी पूरी दुनिया देख ली, लेकिन मेरे बेटे के सामने तो उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई थी। मेरी बहू के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और तूने उसके जीवन में इतना बड़ा दुख ला दिया। आखिर क्यों किया भगवान तूने ऐसा? माँ जी, हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा। और एक बात आप भूलिए मत, आपकी बहू एक फौजी है। उसके ऊपर कितने ही दुख का पहाड़ आ जाए, वो अपने सारे दुखों को झेल जाएगी। बस आप हिम्मत रखिए, अमर जी भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। निशा अपनी सास को दिलासा देती है, पर उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वह अपने पति अमर का इलाज कैसे करवाए, क्योंकि निशा के पास अब इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो बड़े हॉस्पिटल में जाकर अपने पति का इलाज करवा सके। इसलिए निशा अमर का इलाज एक सरकारी हॉस्पिटल से करवाती है। ऐसे ही एक दिन निशा डॉक्टर से मिलती है और उनसे बोलती है, डॉक्टर जी, मेरे पति को कोमा में गए हुए 15 दिन हो चुके हैं, पर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। कुछ दिनों बाद मुझे भी देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर जाना होगा। मेरे अलावा मेरे पति का और कोई नहीं जो उनका ख्याल रख सके। मैं चाहती थी कि सारी जिम्मेदारी माँ जी के ऊपर ना आए, वो सब कुछ इतना अकेले नहीं सह पाएंगी। निशा जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर हम डॉक्टर भी आपकी तरह इंसान हैं। हमारे हाथों में कुछ नहीं लिखा, सब कुछ तो भगवान का किया होता है। मैं तो फिर भी आपको यही कहूँगा कि अगर आप अमर जी का बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाएं तो शायद वो जल्दी से ठीक हो जाए। इतना बोलकर डॉक्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। निशा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। देखते ही देखते इसी तरह से 1 हफ्ते और बीत जाते हैं और एक दिन अचानक निशा के पास एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसकी छुट्टी रद्द की जाती है। अब क्या था, निशा एक फौजी थी, उसके देश को उसकी जरूरत थी, इसलिए निशा अपना सारा दुख भूलकर बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार होने लगती है। और तभी वहाँ सुमित्रा आ जाती है। बहू, तूने ये कपड़े क्यों पहन लिए? अभी तो तेरी छुट्टी बची हुई है ना, और तूने तो कहा था कि तू छुट्टी पर यहीं रहेगी महीनों तक, जब तक अमर ठीक नहीं हो जाएगा। और अचानक खुद तैयार होकर ये सब क्या है? हाँ माँ जी, क्योंकि देश को मेरी जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले ही फोन आया था, सूत्रों के अनुसार पता चला है कि कुछ आतंकवादी हमारे देश में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर मेरा होना बहुत जरूरी है। इसलिए मुझे सुबह होने से पहले बॉर्डर पर जाना होगा। नहीं बहू, तू अभी कहीं नहीं जाएगी और मैं तेरी सास हूँ और इस नाते मैं तुझे घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। ऐसे हालातों में मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है और तू ऐसी बातें कर रही है। माँ जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, आपकी बहू एक फौजी है। मैंने कसम खाई है कि किसी भी हाल में अपने देश की रक्षा करनी है, चाहे मेरी खुद की जान क्यों ना चली जाए। और अभी मेरे लिए जितने जरूरी अमर है उससे कहीं ज्यादा मेरा देश। इसीलिए माँ जी, मुझे जाने दीजिए। बहू, तेरा यहाँ होना भी तो जरूरी है ना। ये अकेले ये सब कुछ कैसे संभालूंगी मैं? तू खुद बता, अमर की ऐसी हालत है और तू बॉर्डर पे दुश्मनों से कैसे लड़ेगी? सुमित्रा निशा को बार बार रोकने की कोशिश करती है, पर निशा बार बार अपनी सास को समझाती है, जिस पर ना चाहते हुए भी सुमित्रा निशा को जाने की आज्ञा देती है। अब निशा बॉर्डर पर जाकर अपने दुश्मनों से जंग लड़ती है
और समय समय पर अपनी सास को फोन करके अमर की खबर भी लेती है। माँ जी, अमर जी ठीक तो है ना? नहीं बहू, अमर को और मुझे तेरी बहुत जरूरत है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है कि मैं किसी बड़े अस्पताल में अमर का इलाज करवा सकूं। बहू तू जल्दी से घर आ जा, मुझे और अमर को तेरी बहुत जरूरत है। ये सब खबर सुनकर निशा अंदर ही अंदर रोने लगती है और वो किसी को अपना दुख नहीं बताती और अपनी टीम के साथ मिलकर अपने दुश्मनों से लड़ती है। देखते ही देखते 1 महीने बीत जाते हैं और 1 महीने के बाद फिर निशा छुट्टी के लिए अर्जी डालती है पर उसे छुट्टी नहीं मिलती। और इस बार जब निशा की बात उसकी सास से होती है तो निशा को एक बहुत बड़ी दुखद खबर मिलती है। माँ जी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? अमर जी ठीक तो है ना? बहू, हमारा अमर हमारे बीच नहीं रहा। तेरा सुहाग उजड़ गया। तू जल्दी से घर आ जा ताकि अपने पति की आखिरी झलक देख सके तू। ये खबर सुनते ही निशा के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को आर्मी कैंप में पाती है, जो खुद को संभाल नहीं पाती। पर वो करती भी क्या, उसके सामने उसकी देश की जिम्मेदारी थी। निशा अपना सारा दुख भूलकर एक बार फिर से उठ खड़ी होती है और अपने दुश्मनों को इस बार मुंह तोड़ जवाब देती है, जिसके बाद निशा को छुट्टी मिल जाती है। पर जब तक निशा अपने घर आती उसके पति का अंतिम संस्कार हो चुका था और निशा एक आखिरी बार अपने पति को अलविदा भी नहीं कर पाती। बहू, तूने आने में बहुत देरी कर दी। अमर की चिता ठंडी हो चुकी है। अब हमारा अमर हमारे बीच नहीं रहा। हे भगवान, तूने मेरी किस्मत में क्या लिखा है? आखिर मेरी किस्मत में इतना दुख क्यों है? मैं अपने पति को आखिरी बार देख भी ना सकी। निशा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है पर निशा हार नहीं मानती और अमर के गुजर जाने के बाद निशा अपनी नौकरी छोड़ देती है और अपनी सास के साथ एक साधारण जीवन जीती है।